बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 11। बच्चों क्या नाम है इसका? बीजगणित अलजेब्रा। बच्चों हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया था जिसमें हमने बीजगणित के कुछ अध्याय पढ़े थे, जैसे चर राशियाँ, अचर राशियाँ और सूत्रों का किस प्रकार निर्माण किया जाता है। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 2 जिसमें हम प्रश्नावली 11.1 शुरू करेंगे। बच्चों हम प्रश्न संख्या 1 से 6 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठनी है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से हल करना है। बच्चों देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। हमें नियम बनाना है। जैसे बच्चों हमने एल के लिए नियम बनाया था ना, वैसे ही इन आकृतियों के लिए भी नियम बनाना है। ठीक है बच्चों, नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए और नियम हमें एक चर राशि का प्रयोग भी करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो अक्षर टी का इस रूप में प्रतिरूप में तिल्लियों का प्रतिरूप बनाना है। किस प्रकार बनाना है? देखो बच्चों हम सबसे पहले टी बनाएंगे, तो हमें एक टी बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है? बच्चों देखो, एक तिल्ली, दो तिल्ली। कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी बच्चों? दो तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी है। तो हम एक एल बनाया तो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी? दो तिल्लियों की। अब बच्चों दो टी बनाएंगे, कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी बच्चों? चार तिल्लियों की। दो टी के लिए चार तिल्लियों की। तीन टी के लिए बताओ, एक, दो, तीन। तीन टी के लिए छह तिल्लियों की। तो बच्चों हमें इस प्रकार एक क्रम का निर्माण करना है। तो क्रम किस प्रकार बनाएंगे? तो एक सारणी बनाएंगे, सारणी में लिखेंगे टी की संख्या और बच्चों नीचे लिखेंगे तिल्लियों की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों? तिल्लियों की संख्या। तो बच्चों टी की संख्या अगर एक है, यहां देखो एक टी बन रहा है, तो तिल्लियां कितनी काम में आ रही है? दो तिल्लियां। अब बच्चों टी की संख्या दो है तो तिल्लियों की संख्या चार हो जाती है, तो दो के लिए चार तिल्लियां। बच्चों तीन टी के लिए छह तिल्लियां। तो बच्चों यहाँ देखो एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, यानी दो गुना, एक का दो गुना दो, दो का दो गुना चार, तीन का दो गुना छः। इस प्रकार बच्चों दुगने से गुणा करने पर हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो चार के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? अगर हम चार टी बनाएंगे तो उसके लिए आ जाएगा 8। अब बच्चों एक चर संख्या लेते हैं। चर संख्या जैसे ए ले ली हमने, तो स्मॉल ए ले रहे हैं। तो अगर टी की संख्या को ए माने, टी की संख्या को कितना लेंगे? ए लेंगे, तो हमें कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी? बच्चों देखो दुगने की आवश्यकता हो रही है, तो ए के लिए हो जाएगी 2a। कितने? 2a तिल्लियों की आवश्यकता हो जाएगी। तो बच्चों हमें एक चर राशि कौन सी ली? a। तो अब देखो नियम क्या बनेगा? तो देखो सबसे पहले तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी? आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर दो गुणा टी की संख्या। अब टी की संख्या हम कितने ले रहे हैं? टी की संख्या ले रहे हैं ए के बराबर, तो हम लेंगे टी की संख्या बराबर ए, स्मॉल ए लेंगे टी की संख्या। तो हमारी तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर दो गुणा ए अर्थात 2a के बराबर। तो हमारा नियम बन गया आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 2a। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी चाहिए? 2a के बराबर, जहां a क्या है? टी की संख्या। बच्चों a समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका b क्या है? अक्षर z के रूप में तिल्लियों का प्रतिरूप। अब हमें z आकृति बनानी है, तो सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। देखो तो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हुई? एक तिल्ली ये, दूसरी तिल्ली ये और तीसरी तिल्ली ये। तीन तिल्लियों से हम जेड आकृति बना सकते हैं।
तो एक जेड के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हुई? 3 तिल्लियों की। ये एक जेड है। अब 2 जेड बनाएंगे तो 2 जेड के देखो, 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली, 4, 5, 6। कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हुई? 6 तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों 2 जेड के लिए 6 तिल्लियों की आवश्यकता हो गई। और 3 जेड के लिए, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 और 3 के लिए 9। कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हुई बच्चों? 9 तिल्लियों की। तो बच्चों इसके लिए एक सारणी का निर्माण करेंगे। तो वही तरीका अपना, क्या लिखेंगे बच्चों? ऊपर तो लिखेंगे जेड की संख्या, जेड की संख्या, और नीचे आ जाएगा हमारा तिल्लियों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब बताओ एक जेड के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता हो रही है? एक जेड के लिए 3 तिल्लियों की। तो हम लिखेंगे एक के लिए 3 तिल्लियां। देखो हमने बनाया ना, 1 2 3। एक जेड के लिए 3 तिल्लियां। 2 जेड के लिए, 2 जेड के लिए 6 तिल्लियां। 3 जेड के लिए 9 तिल्लियां। अब बच्चों इनमें श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। देखो अब हमें श्रृंखला पहचाननी है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी 3 गुना, 3 से गुना करेंगे तो हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ 2 है, 2 को 3 से गुना किया तो 6 आ गया, 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ गया। तो बच्चों आवश्यक तिल्लियों की संख्या 3 गुना से आगे आ रही है। तो इसी प्रकार बच्चों 4 के लिए क्या आ जाएगा? तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। अब बच्चों हम एक चर राशि ले रहे हैं, तो चर राशि लेंगे हम बी, स्मॉल बी ले लेंगे। तो स्मॉल बी के लिए तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि जेड की संख्या बी है तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसका 3 गुना। तो हम लिखेंगे 3b। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी है? आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 3 गुना जेड की संख्या। ये जेड है बच्चों, जेड की संख्या। अब जेड की संख्या को हमने क्या माना? बी के बराबर मान लिया। तो आगे लिखेंगे जेड की संख्या बराबर बी। इसको मान लेते हैं तो माना भी लिखेंगे, माना जेड की संख्या बराबर बी है। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तिल्लियों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों? 3 गुना जेड की संख्या, यानी 3 गुना बी, और ये आंसर आ जाएगा 3b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हमने चर राशि कौन सी ली? स्मॉल बी। तो हमारा आंसर आ गया 3b। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका सी। सी में क्या है? अक्षर यू के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अक्षर यू बनाना है तो यू में कितनी तिल्लियां लगेगी? तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये यू है तो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और ये 3 तिल्ली। 3 तिल्लियों से हमें यू का निर्माण कर लिया। ठीक है बच्चों, 3 तिल्लियां लगी एक यू बनाने में। 2 यू में कितनी लगेगी? 2 यू में लगेगी, देखो बच्चों 1 2 3, 2 यू में लगी 6 तिल्लियां। 3 यू में कितनी लगेगी? जो 3 यू में लगेगी 9 तिल्लियां। कितनी बच्चों? 9 तिल्लियां। तो 3 यू बनाने में 9 तिल्लियों का उपयोग हुआ। तो बच्चों हमें सारणी बनानी है। तो सारणी में क्या लिखेंगे? ये 2 यू है, यहाँ पर 3 यू का निर्माण हो रहा है। तो सारणी में हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 2 इसके पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में तो लिखेंगे यू की संख्या, और एक में लिखेंगे तिल्लियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तिल्लियों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? एक यू के लिए कितनी तिल्लियों का उपयोग होगा? 3 तिल्लियों का। तो 1 के लिए 3, 2 के लिए कितना होगा बच्चों? 2 के लिए 6, 3 के लिए 9। तो बच्चों वही पैटर्न बन गया जो जेड के लिए बना था।
तो बच्चों 4 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के गुणा कर रहे हैं ना बच्चों, 1 का 3 से गुणा 3 आया, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 के लिए 12। तो ऐसे ही बच्चों एक चर की संख्या लेते हैं, चर ले लिया मानो स्मॉल टी, क्या लेंगे बच्चों, स्मॉल टी। तो टी के लिए कितना हो जाएगा, टी को 3 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी 3t के बराबर। तो बच्चों हमारी तिल्लियों की संख्या बराबर 3 गुणा क्या है बच्चों, u, तो 3 गुणा u की संख्या। अब बच्चों u की संख्या को हमने स्मॉल t ले लिया, तो स्मॉल t के लिए क्या हो जाएगा, तो माना u की संख्या बराबर स्मॉल t, तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 3 गुणा टी, क्योंकि 3 गुणा u की संख्या, हमारी आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी है, 3 गुणा u की संख्या। u की संख्या को हमने t मान लिया, तो तिल्लियों की संख्या हो जाएगी 3 गुणा टी, ये आ जाएगा 3t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नियम क्या आ गया, आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 3t, जहां t क्या है, मान u की संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। अब देखो आगे d, अक्सर v का v के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब v अक्सर बनाना है, तो v के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए, तो सबसे पहले देखो ये v बना दिया, तो एक तिल्ली तो ये चाहिए और एक तिल्ली ये वाली, तो एक v के लिए 2 तिल्लियों की आवश्यकता हो रही है। 2 v बनाएंगे तो एक तिल्ली, ये 2 तिल्ली, ये 3 तिल्ली और ये 4 तिल्ली, तो 2 v के लिए 4 तिल्लियों की आवश्यकता। ऐसे बच्चों 3 v के लिए देखो 1 2 3, तो कितनी तिल्लियां, एक तिल्ली, ये 2 तिल्ली, ये 3 तिल्ली, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 तिल्लियों की आवश्यकता होती है 3 v के लिए। तो बच्चों इसकी एक सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे v की संख्या और नीचे लिखेंगे तिल्लियों की संख्या। ठीक है बच्चों, v की संख्या और तिल्लियों की संख्या। अब v की संख्या 1 है, तो तिल्लियों की संख्या कितनी है, 2। देखो 1 v के लिए 2 तिल्लियां, 2 v के लिए 4 तिल्लियां और 3 v के लिए 6 तिल्लियां। तो बच्चों एक श्रृंखला बन रही है कि v की संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं तो तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। देखो बच्चों 1 v है, तो 2 से गुणा किया तो तिल्लियों की संख्या आ गई 2। 2 v है, इसको 2 से गुणा किया तो 4। 3 v है, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6, तो यानी 2 से गुणा करने पर हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो बच्चों अगर v की संख्या मैं 4 मानूं तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 को 2 से गुणा कर देंगे यानी कि 8 के बराबर। अब बच्चों हम एक चर संख्या लेते हैं, अगर v की संख्या को हम u मान ले, स्मॉल u, तो क्या होगा, देखो v की संख्या को स्मॉल u माने तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करना है यानी कि 2u के बराबर, कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 2 गुणा v की संख्या। ठीक है बच्चों, 2 गुणा v की संख्या। अब v की संख्या को हमने क्या माना, स्मॉल u, तो हम लिखेंगे माना v की संख्या बराबर स्मॉल u, तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आवश्यक तिल्लियों की संख्या, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणा आवश्यक तिल्लियों की संख्या, v की संख्या के कितनी है, u माना, तो 2 गुणा u यानी कि 2u के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। हमें नियम बनाना है तो हमने v आकृति के लिए नियम बना दिया, क्या कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या होगी 2u के बराबर, जहां u है v की संख्या। अगर v की संख्या 6 लेंगे तो तिल्लियों की संख्या 2 गुणा 6 यानी कि 12 आ जाएगी। इस प्रकार हम जितने चाहे उतने v के लिए तिल्लियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों e, अक्सर e का e के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप।
अब ई अक्षर बनाना है तो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी? देखो 1 2 3 4 5, कितनी तिल्लियाँ? देखो 1 तिल्ली, यहाँ तक 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो एक ई के लिए 5 तिल्लियों की आवश्यकता हो रही है। तो 2 ई के लिए कितनी हो जाएगी? देखो 1, ये 2 3 4 5, तो 2 ई के लिए आ जाएगा 3 4 5, 2 ई के लिए 10 तिल्लियों की आवश्यकता हो गई। ऐसे बच्चों 3 ई के लिए कितनी हो जाएगी? तो 3 ई बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों 3 ई के लिए कितनी हो जाएगी? 15 तिल्लियों की आवश्यकता हो जाएगी। तो इससे हमें एक सारणी बनानी है। सारणी में क्या लिखना है बच्चों? ऊपर तो लिखना है ई की संख्या, ठीक है बच्चों, और नीचे क्या आएगा? नीचे आता है तिल्लियों की संख्या। तिल्लियों की संख्या। तो बच्चों 1 ई के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? 5 तिल्लियां। 2 ई के लिए 10 तिल्लियां और 3 ई के लिए हमें चाहिए 15 तिल्लियां। ठीक है बच्चों, तो एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। देखो 1 के 5 गुने तिल्लियों की संख्या है, यानी 1 ई है तो 5 तिल्लियां हैं, यानी 5 गुना 2 तिल्लियां हैं। 2 ई है तो 10 तिल्लियां हैं, यानी 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आ गया। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ई की संख्या जितनी भी है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमें तिल्लियों की संख्या पता चल जाएगी। तो बच्चों अगर हम 4 लेंगे तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 के बराबर। इसी प्रकार हम बच्चों एक चर संख्या लेते हैं m। तो ई की संख्या अगर m है तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुना, यानी कि 5m। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तिल्लियों की संख्या, ई की संख्या हमने m मानी तो तिल्लियों की संख्या 5m। तो बच्चों आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी है? आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 5 गुना ई की संख्या। जितने ई हैं उतनी उसको 5 से गुणा कर देंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों अगर ई को हमने m माना ई की संख्या बराबर छोटा m, ई की संख्या कितनी मान ली? स्मॉल m के बराबर। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 5 गुना m, यानी 5m के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हमारा नियम क्या आ गया कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 5m, जहां m क्या है? ई की संख्या। ठीक है बच्चों, ई समझ में आया सभी के? अब देखो f, अक्सर s का s के रूप में तिल्लियों में प्रतिरूप। s बनाना है तो देखो s में कितनी तिल्लियां चाहिए? 1 2 3 4 5। तो एक s बनाने में 5 तिल्लियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? एक s में 5 तो 2s में 2s में 10 तिल्लियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बच्चों 3s में बताओ, 1 2 और ये 3s। तो बच्चों 3s में आवश्यकता होगी 15 तिल्लियों की। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? तो हम लिखेंगे सारणी बनाकर कि ऊपर तो लिखेंगे s की संख्या और बच्चों नीचे लिख देंगे तिल्लियों की संख्या। तिल्लियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो अगर s की संख्या 1 है तो तिल्लियों की संख्या कितनी है? 5 के बराबर। देखो 1 2 3 4 5। s की संख्या 2 है तो तिल्लियों की संख्या 10 है। s की संख्या 3 है, तिल्लियों की संख्या 15 है। तो बच्चों कितने गुना आ रहा है? 5 गुने के बराबर। देखो 1 का 5 गुना, 2 का 5 गुना, 3 का 5 गुना। इसी प्रकार अगर s की संख्या 4 लेंगे तो तिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 का 5 गुना, यानी 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 के बराबर। तो 20 आ जाएगी तिल्लियों की संख्या। अब बच्चों अगर इसको हम
छोटा n इसका चर संख्या क्या लेंगे, छोटे n के बराबर माने तो तिल्लियों की संख्या कितनी आएगी, 5 गुना, यानी कि 5n के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, क्या आ जाएगा 5n। तो बच्चों आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर बराबर 5 गुना किसके, s की संख्या, तो ये तो 5 है, और s की संख्या। अब s की संख्या को हमने छोटे n के रूप में ले लिया बच्चों, तो हम लिखेंगे s की संख्या बराबर, अगर हमने s की संख्या को छोटा n मानेंगे तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या हो जाएगी 5 गुना n, यानी 5n के बराबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, क्या आएगा 5n के बराबर। अब देखो आगे g, अक्सर a का a के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप है, इसका नियम बनाना है। तो सबसे पहले देखो a कैसे बनेगा, 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3, 4, 5, 6, 6 तिल्लियों से एक a का निर्माण होता है। अब बच्चों 2 a बनाने हैं तो 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 के a के लिए 6 तिल्लियों की आवश्यकता है। और 3 a के लिए बताओ बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बच्चों 3 a के लिए देखो बच्चों, 2 a के लिए 6 और 6 12, 3 a के लिए 6 12 6 3 18, 3 a के लिए 18 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों सारणी बनाएंगे, 1 a में 6, 2 में 12, 3 में 18, तो ऊपर तो लिखेंगे a की संख्या और नीचे लिख देंगे बच्चों तिल्लियों की संख्या। ठीक है बच्चों, नीचे क्या आ जाएगा, तिल्लियों की संख्या। तो अगर 1 a बना रहे हैं तो तिल्लियों की संख्या कितनी है, 6, 2 a के लिए 12, 3 a बना रहे हैं तो 18। तो बच्चों देखो एक श्रृंखला में पता चल रही है क्या, कि 6 से गुणा करने पर हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम अगर 4 a बनाएंगे तो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, 4 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 24 तिल्लियां, 6 चौक 24 होता है बच्चों। और बच्चों एक चर संख्या ले अपन x, क्या लेंगे, x चर संख्या ली, तो तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुना, यानी कि 6x के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुना a की संख्या। अब a की संख्या को अपन क्या मान रहे हैं, x के बराबर, तो हम लिखेंगे माना a की संख्या बराबर x, तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर आ जाएगी किसके, 6 गुना a की संख्या। अब a की संख्या x है तो 6 गुना x, यानी 6x के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के जी तक सबको समझ में आ गए। हम किसी भी अक्षर के लिए तिल्लियों की संख्या के नियम बना सकते हैं कि हमें कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो हम उनकी संख्या के रूप में चर संख्या का उपयोग करके नियम बना सकते हैं। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2, हम अक्सर L, C और F के प्रतिरूपों के नियमों का पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 के लिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं और ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों L के लिए जो नियम प्राप्त होता है वो क्वेश्चन 1 में से किन किन के लिए प्राप्त हो रहा है ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो L के लिए नियम क्या है, हमने सीखा था L के लिए नियम। तो L में कितनी तिल्लियां चाहिए, देखो बच्चों L के लिए हमें
कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होती है? 1 और 2। एल के लिए हमें 2 तिल्लियों की आवश्यकता होती है, 1 एल के लिए, 2 एल के लिए, 2 एल के लिए 4 तिल्लियां। तो बच्चों एल के लिए हमने क्या नियम बनाया था कि एल के लिए तिल्लियों की संख्या क्या थी बच्चों? एल के लिए तिल्लियों की संख्या 2 गुना एल की संख्या, यानी एल की संख्या को 2 से गुणा कर दें तो हमें तिल्लियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में ऐसा किस किस के लिए हो रहा है ये हमें बताना है, यानी उनकी संख्या को 2 से गुणा करने पर तिल्लियों की संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों देखो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं शुरू से। तो ए के लिए क्या आ रहा था? 2 गुणा टी की संख्या। तो बच्चों टी के लिए वही नियम आ रहा है जो एल के लिए आया था। तो एक तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, कौन सा? ए। और दूसरा देखो जे बी के लिए नहीं आ रहा, बी के लिए 3 गुणा आ रहा है। सी के लिए क्या था? सी के लिए भी 3 गुणा है। डी के लिए क्या है? 2 गुणा। तो एक तो टी के लिए और एक वी के लिए, यानी हमारा आंसर कौन कौन सा है? एक तो ए है और एक डी है। इनको याद रखना है बच्चों, ए डी। आगे देखो ई भी हमारा आंसर नहीं है, 5 गुना है। एफ भी हमारा आंसर नहीं है, इसमें भी 5 गुना है। और जी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? जिनका मान एल के लिए जो नियम है ना वही नियम उनके लिए आ रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों? एक तो हमारा ए यानी टी के लिए नियम, और दूसरा है हमारा डी है जो वी के लिए नियम है। ये दोनों हमारे आंसर हैं जिनका नियम एल के लिए जो तिल्लियों की संख्या का नियम है ना उसके समान है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? इसमें भी 2 गुना है, टी में भी 2 गुना आ रहा था और वी में भी 2 गुना आ रहा था। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। एक पंक्ति में कितने कैडेट है बच्चों? 5। तो हम लिख देंगे एक पंक्ति में कैडेट। कितने हैं बच्चों? 5। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा? और पंक्तियों की संख्या के लिए छोटा n का उपयोग करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें सारणी बनानी है। हम सारणी बनाएंगे, ऊपर तो लिखेंगे पंक्तियां और नीचे लिखेंगे कैडेट की संख्या। ठीक है बच्चों, पंक्ति की संख्या अगर 1 है, एक पंक्ति के लिए कैडेट कितने हैं? तो हमें दिया है कि एक पंक्ति के लिए 5 कैडेट है। तो हम लिख देंगे एक पंक्ति है तो कैडेट की संख्या 5 हो जाएगी। अगर 2 पंक्ति होगी तो एक में 5 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10 के बराबर, तो 2 में 10 हो जाएंगे। 3 पंक्तियों के लिए 15 हो जाएंगे और 4 पंक्तियों के लिए 20 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ एक श्रृंखला बन रही है, कौन सी? 5 से गुणा करने की। देखो एक को 5 से गुणा किया 5, 2 को 5 से किया 10, 3 को 5 से किया 15, 4 को 5 से किया 20। तो बच्चों हमें 5 से गुणा करने पर एक श्रृंखला मिल रही है। तो बच्चों अगर हम पंक्ति की संख्या को n माने, क्या मानेंगे? n, तो हमें कैडेट की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 5 गुणा, यानी कि 5n के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे कैडेट की संख्या क्या आ रही है? कैडेट की संख्या आ रही है 5 गुणा पंक्ति की संख्या। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या मानना है कि पंक्ति की संख्या को छोटा n लेना है। तो माना पंक्ति की संख्या बराबर छोटा n स्मॉल n। तो हमारा कैडेट की संख्या क्या हो जाएगी? कैडेट की संख्या बराबर 5 गुणा n, यानी 5n के बराबर। ये हमारा नियम आ गया कैडेट की संख्या लिए, जिसमें चर संख्या क्या है? n है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों सभी क्वेश्चनों को अपनी बुक में, नोटबुक में भी उतारते जाना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक पेटी में 50 आम है, तो आप पेटियों की संख्या के लिए पदों के आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? तो बच्चों पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों,
तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक पेटी में आम कितने हैं, तो हम लिखेंगे एक पेटी में आम बराबर कितने हैं, 50 आम। तो सारणी बना ले बच्चों, एक सारणी बनाएंगे जिसमें ऊपर तो लिखेंगे पेटियों की संख्या यानी पेटी और नीचे लिखेंगे आम। तो बच्चों एक पेटी में कितने आम है, एक पेटी में है 50 आम, तो एक के नीचे आ जाएगा 50। दो पेटी में कितने हो जाएंगे, एक में 50 है तो दो में 50 और 50 100, तो बच्चों दो में हो जाएंगे 100। ऐसे बच्चों तीन के लिए 150 और चार के लिए 200। तो बच्चों हमारा पैटर्न क्या बन रहा है कि एक में 50 है, दो में 100 है, यानी 50 गुना ज़्यादा है। एक को 50 से गुना किया 50 आ गया, दो को 50 से किया 100 आ गया, तीन को 50 से किया 150 आ गया। यानी अगर पेटियों की संख्या को 50 से गुना करते जाएं तो हमें आमों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि अगर पेटी की संख्या को क्या माने, बी, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करें तो हमारे आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 गुना ज़्यादा यानी 50 बी। तो बच्चों हम लिखेंगे आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 50 गुना पेटी की संख्या। ये 50 है बच्चों, 50 गुना पेटी की संख्या। 50 को पेटी की संख्या से गुणा करना है। अब पेटी की संख्या को क्या मान रहे हैं, बी, तो हम लिखेंगे पेटी की संख्या बराबर स्मॉल बी है, तो आम की संख्या कितनी हो जाएगी, आमों की संख्या हो जाएगी 50 गुना बी और बराबर में आ जाएगा 50 बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी। तो कुल आमों की संख्या कितनी है, 50 बी के बराबर, जहां बी क्या है, पेटियों की संख्या है। तो हमें पेटी अगर 10 पेटी पूछे तो 10 को 50 से गुणा कर देंगे, 12 पेटी पूछे 12 को 50 से गुणा कर सकते हैं। तो हम जितनी पेटियों की सही उतने आमों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सबका क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देता है, 5 पेंसिल। तो हम लिखेंगे एक विद्यार्थी को पेंसिल कितनी है, 5। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं यदि विद्यार्थियों की संख्या के लिए स्मॉल एस का प्रयोग किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले सारणी बनाएंगे, ऊपर तो लिखेंगे विद्यार्थी और नीचे लिखेंगे पेन, पेंसिल। क्या है बच्चों, पेंसिल। अगर एक विद्यार्थी है तो पेंसिल कितनी है, तो एक विद्यार्थी को पेंसिल मिल रही है 5, तो एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल। दो विद्यार्थियों को, एक को 5 है तो दो को कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10, तो दो को 10 हो जाएगी। तीन को 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 4 को हो जाएगी 20। तो बच्चों यहाँ एक श्रृंखला बन रही है, उस श्रृंखला को पहचानना है। तो यहाँ देखो एक का 5 गुना, यहाँ भी दो का 5 गुना, तीन का 5 गुना, चार का 5 गुना, यानी 5 से गुणा कर रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या को, तो हमें पेंसिल की संख्या पता चल रही है। तो अगर हम विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने, स्मॉल एस मानेंगे, तो पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 5s के बराबर, 5s। ठीक है बच्चों, ये 55 नहीं है, 5s है, 5s। तो बच्चों हम लिखेंगे पेंसिल की संख्या बराबर पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, पेंसिल की संख्या बराबर 5 गुना विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, 5 गुना विद्यार्थी की संख्या। अब विद्यार्थी की संख्या को हमने कितना मान रहे हैं, स्मॉल एस के बराबर, तो हम लिखेंगे विद्यार्थी की संख्या बराबर तो पेंसिल कितनी हो जाएगी बच्चों, तो पेंसिल की संख्या बराबर 5 गुना एस, तो कितना आ जाएगा 5s। ठीक है बच्चों, 5s हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसको 5s लिखा हुआ है, तो हमारी पेंसिल की संख्या कितनी आ जाएगी 5s, जहां s क्या है विद्यार्थियों की संख्या।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सबका क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं यदि उड़ने का समय t माने तो सबसे पहले तो ये बताओ 1 मिनट में कितना जाती है। 1 मिनट में उड़ने का समय कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो एक सारणी का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा समय, क्या आएगा समय, और नीचे आएगा दूरी। तो समय कितना है, 1 मिनट है, तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। समय 2 है तो किलोमीटर भी 2 है, समय 3 है तो किलोमीटर भी 3 है। और अगर बच्चों समय को हम t माने तो दूरी कितनी आ जाएगी, t ही दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, t समय में t दूरी तय करेगा। आगे देखो, अब तो हम लिखेंगे आवश्यक समय। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे आवश्यक दूरी। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, उड़ने का समय के पदों में व्यक्त करना है, दूरी को करना है, तो हम लिखेंगे आवश्यक दूरी। आवश्यक दूरी कितनी आ जाएगी, आवश्यक दूरी आ जाएगी, कितनी आएगी बच्चों, 1 गुणा उड़ने का समय। उड़ने का समय और दूरी दोनों बराबर हैं, तो बच्चों हम लिखेंगे उड़ने का समय बराबर t। उड़ने का समय कितना मानेंगे बच्चों, t के बराबर। तो हमारी कुल आवश्यक दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे आवश्यक दूरी बराबर 1 गुणा t, यानी t के बराबर ही हमारी आवश्यक दूरी आ जाएगी। जितना समय होगा उतनी ही दूरी तय करेंगे। और ये t क्या है, t है उड़ने का समय मिनट में। किस में है बच्चों, मिनट में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के सभी क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। बच्चों अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण। थैंक यू।